Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe and healthy. So today's target is to complete case scenario number 5 and 6. We have covered a lot of MCQs, case scenarios of audit. Please check out the description box below. I've given the link over there. Also we have covered case scenario 1 to 4 of law. Plus we have covered few MCQs. Please check out the link given in the description box below. Also, if you want to connect with me, you can connect with me on Telegram and LinkedIn. The link for both of these is mentioned in the description box below. Okay, so without wasting any further time, let's start with case scenario number 5 first. Case scenario number 5 is given on page number 86. Now let's start. Lagos Transport Services Limited is operating in the domain of logistics and public transport. The company has pan-India presence. As per its articles of association, the company can appoint maximum 15 directors and all of them shall be rotational directors. So till here what we have studied is कि ये एक public company का केस है. ठीक है, सबसे पहले हमेशा जब भी आप लॉ के पेपर में स्पेशली जब भी क्वेश्चंस कर रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ मेंशन एट द इंडेक्स कि कौन से किस टाइप की कंपनी है और जो भी आपको पॉइंटर्स मिलते रहते हैं ना उनको मेंशन कर लो. तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखोगे तो ये एक पब्लिक कंपनी है, लिस्टेड है या नहीं ऐसा अभी तक कुछ मेंशन नहीं किया. सो हम सिर्फ मान के चलेंगे कि ये एक पब्लिक कंपनी है. दूसरी चीज़ इसके एओ में डिफाइंड है कि इसके मैक्सिमम जो डायरेक्टर्स हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स वो 15 ही हो सकते हैं. अगर आपको सेक्शन 149 पता है उसके अंदर भी मेंशन्ड है कि एक कंपनी के अंदर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स हो सकते हैं. लेकिन अगर कोई सेक्शन 8 कंपनी है या गवर्नमेंट कंपनी है तो उनके लिए एक्सेप्शन है, दैट इज दे कैन हैव मोर देन 15 डायरेक्टर्स ऑल्सो. बट और जो कंपनीज होती हैं उनके अंदर भी 15 से ज़्यादा आप डायरेक्टर्स रख सकते हो. बट देर इज़ अ कंडीशन दैट यू हैव टू पास दी स्पेशल रेजोल्यूशन बिफोर अपॉइंटिंग मोर दैन 15 डायरेक्टर्स, राइट. बट फॉर गवर्नमेंट कंपनी एंड सेक्शन 8 कंपनी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है टू पास दी स्पेशल रेजोल्यूशन. ठीक है, अब इसके एओए में भी 15 मेंशन्ड है और एज पर सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 है उसके अंदर भी मेंशन्ड है दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कैन बी 15. ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ मेंशन कर रखी है कि ऑल द डायरेक्टर्स विल बी रोटेशनल डायरेक्टर्स. सारे के सारे रोटेशनल डायरेक्टर्स हैं, मतलब दे आर लाइबल फॉर रोटेशन. ओके, presently the company has a strength of 14 directors out of which 9 are executive directors and the remaining are नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स. तो अभी करंटली कितने डायरेक्टर्स हैं कंपनी के अंदर? 14. मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 15. 14 में से भी वो बता रहे हैं कि 9 जो हैं वो आपके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं और बाकी के जो आपके 5 हैं दे आर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स. फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज ऑन 31 मार्च 2019. सो दिस इन्फॉर्मेशन दे हैव गिवन कि जो ये लिस्टेड कंपनी है इसकी ऑथराइज्ड कैपिटल इतनी है, पेड अप शेयर कैपिटल इतनी है, टर्नओवर इतनी है और लोन्स इतने हैं. ठीक है. Now, in the annual general meeting held on 20th August 2019, Anil Badal, Chanchal Damodar were appointed as directors in place of Mohan, Naveen, Om and Prasad by passing a single resolution with simple majority. If you know, single resolution से एक ही resolution से आप multiple directors को appoint नहीं कर सकते. For each director you need to pass a different resolution. But यहाँ पर उन्होंने single resolution pass किया. Single resolution pass करा जा सकता है provided you have complied with section number 162 fully. Section 162 क्या कहता है? That before passing a single resolution for the appointment of multiple directors, you need to first obtain the unanimous resolution. You need to pass the unanimous resolution for this particular motion that कि आप एक रेजोल्यूशन से मल्टीपल डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने वाले हो. बेसिकली 2 या 2 से ज़्यादा डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने वाले हो. इस चीज़ का यूनानिमस रेजोल्यूशन पहले पास होगा, उसके बाद सिंगल रेजोल्यूशन के थ्रू यू कैन अपॉइंट दी मल्टीपल डायरेक्टर्स, राइट. सो सेक्शन 162 का कंप्लायंस होना ज़रूरी है. Now it is to be noted that earlier a motion authorizing the appointment of Anil, Badal, Chanchal, Damodar by a single resolution was passed in the meeting and not a single vote was cast against such motion. तो इसका मतलब हो गया कि यूनानिमस रेजोल्यूशन मिल गया था, आपने सेक्शन 162 का कंप्लायंस कर दिया है. ठीक है, तो ये चीज़ इस लाइन से पता चल गया. ऑल्सो अगर आप अभी तक देखो तो क्या आपके नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 14 से इंक्रीज हुए हैं? नो. क्या वो डिक्रीज हुए हैं? नो, क्योंकि 4 के बदले हमने 4 नए डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर दिया. तो दिस इज जस्ट अ रिप्लेसमेंट. नेक्स्ट, बेस्ड ऑन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज ऑन 31 मार्च 2020 द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इमर्ज्ड. तो पहले जो इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी थी, 1 सेकेंड,
जो पहले हमें इन्फॉर्मेशन दे रखी थी वो 31 मार्च 2019 की दी हुई थी. नाउ दे आर प्रोवाइडिंग द इन्फॉर्मेशन फॉर द नेक्स्ट ईयर, दैट इज 31 मार्च 2020. तो ये चीज़ों को भी ध्यान रखना, कभी पेपर में ये चीज़ों को मिस कर दो. ठीक है. नाउ दे आर सेइंग दैट द ऑथराइज्ड कैपिटल इज 15. अर्लियर द ऑथराइज्ड कैपिटल वाज 15. पेड अप शेयर कैपिटल इज 8.42 सेम है पिछले साल की भी और करंट ईयर की भी. फॉर द प्रीवियस ईयर टर्नओवर वाज 84 crores, now it is 120. So there is an increase in the turnover. Now it is exceeding 100 crores. Earlier it was less than 100 crores. Now the outstanding loans, debentures, जो भी deposits हैं, they were 42 and now they have reduced to 40. So basically दो ही चीज़ों में change आया, ये दोनों तो अभी भी as it is same है. ठीक है. Now let's begin. It is noteworthy that due to increased turnover, there arose the requirement of appointing 2 independent directors. So independent directors की requirement की बात करें तो आपकी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट कब आती है? पहला तो अगर कोई भी लिस्टेड कंपनी होती है, लिस्टेड पब्लिक कंपनी के केस में तो इट इज़ मैंडेटरी टू हैव दी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स. कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स? 1/3 ऑफ दी टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स यू हैव टू अपॉइंट दी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स. बट ये कब होता है? जब लिस्टेड पब्लिक कंपनी होती है. अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के केस में इफ आई टॉक अबाउट, तो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के केस में हमें 3 चीज़ें देखनी पड़ती हैं: पेड अप शेयर कैपिटल, बोरोइंग्स और टर्नओवर. अगर इसमें से एक भी ये लिमिट आपकी एक्सीड कर जाती है, in that case you have to appoint at least 2 independent directors on the board. अब ये कब होता है? ये सिर्फ और सिर्फ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज के केस में ही होता है. तो ये जो कंपनी है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो कैसे टाइप की कंपनी है? वो एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी. सो दैट इज़ वाई वी नीड टू सी कि उसकी इन तीनों में से कोई भी लिमिट अगर एक्सीड कर रही है तो उस केस में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कितने रिक्वायर्ड होंगे? ओनली 2. सो लेट्स सी क्या क्या लिमिट होती है. पेड अप शेयर कैपिटल मोर देन इक्वल टू 10 करोड़, या फिर आपकी बोरोइंग्स मोर देन इक्वल टू not more than equal to but more than 50 crores, and your turnover which is more than equal to 100 crores. तो इसमें से अगर कोई भी लिमिट आपकी एक्सीड कर जाती है, in that case there is a requirement that you have to appoint at least 2 independent directors. तो इस केस में अगर हम देखें तो आपकी टर्नओवर पिछली बार 100 करोड़ से कम थी, पेड अप तो अभी भी कम है लेकिन टर्नओवर बढ़ गई है, 100 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है. बोरोइंग्स देखें तो अभी भी कम है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ किस में चेंज आया है? सिर्फ और सिर्फ टर्नओवर में चेंज आया है. तो क्या ये वाला प्रोविज़न एप्लीकेबल हो जाएगा क्या? यस, डेफिनेटली एप्लीकेबल हो जाएगा. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के प्रोविज़न भी सेक्शन नंबर 149 के अंदर ही मैंशनड है. ठीक है. तो इस हिसाब से इफ वी सी टर्नओवर क्योंकि एक्सीड कर गई तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट है, बट 1/3 वाली रिक्वायरमेंट नहीं लगेगी. इसमें जो प्रोविज़न लगेगा वो लगेगा एटलीस्ट 2. तो आपको कम से कम कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रखने पड़ेंगे बोर्ड में? एटलीस्ट 2. तो यहाँ पर भी उन्होंने कितना बोला है? 2 बोला है. तो बिल्कुल ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. Since the company was required to appoint 2 independent directors, total strength of the board was with such appointment would go up to 16 directors, क्योंकि currently 14 थे, right? So from present 14, whereas according to the articles the company can have maximum 15 directors. तो articles तो कह रहे हैं कि सिर्फ 15 ही रख सकते हैं, बट क्योंकि अब आपको independent directors को भी appoint करना है, so 15 से ज़्यादा हो जाएंगे. Now accordingly the articles were altered and total strength was increased to 20 directors. So articles को amend करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? You have to pass the special resolution. Special resolution pass करके you will amend the articles, and आपको सेक्शन 149 का भी कंप्लायंस करना है, तो उसके लिए भी आपको वैसे भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की रिक्वायरमेंट थी. यस, तो आपने अब कितने डायरेक्टर्स की लिमिट कर दिया? आप कह रहे हो कि 15 नहीं 20 डायरेक्टर्स अपॉइंट हो सकते हैं. ठीक है. आफ्टर ऑल्टरिंग द आर्टिकल्स द कंपनी प्रोसीडेड टू अपॉइंट 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स. अब उनको रिक्वायरमेंट 2 की थी, उन्होंने कहा चलो जी अब हमने लिमिट बढ़ाई दी है तो 2 की जगह 4 को अपॉइंट कर लेते हैं. इंस्टेड ऑफ मैंडेटरीली रिक्वायर्ड 2, सिंस इट फर्स्ट फेल्ड दैट सच स्टेप वुड स्ट्रेंथन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस टू द मैक्सिमम एक्सटेंट. द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स वर, तो अब आपकी कंपनी के अंदर कितने टोटल डायरेक्टर्स हो गए हैं? 14 + 4, नाउ देयर आर 18 डायरेक्टर्स इन योर कंपनी. Now, the independent directors were Mrs. Ekam, who is considered as the influencer on supply chain management and has a lot of expertise in the logistics field. Mrs. Prajna, who is the marketing expert. Mrs. Ruchita, who is an MBA from IIM Ahmedabad, and Mr. Amit. And Mr. Amit,
who is skilled in developing the customized software। तो इनका जो अपॉइंटमेंट हुआ होगा वो आपने क्वालिफिकेशंस देखी होंगी इनकी कि ये क्वालिफाइड हैं भी या नहीं टू बी द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। उसके लिए यू मस्ट हैव रेफर्ड सेक्शन 149 सबसेक्शन 6। Now subsequent to the above developments, the time to hold annual general meeting approached and it was conducted on 12th of August 2020। तो AGM किस दिन हुई है? 12th of August 2020 को। कैसे हुई है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आफ्टर कंप्लाइंग विद द एप्लीकेबल प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट रेड विद जनरल सर्कुलर नंबर so and so dated so and so। Now the questions have come। First question is, in this case scenario, Anil, Badal, Chanchal, Damodar were appointed as directors by passing a single resolution at the AGM। Is the appointment valid? Definitely valid है। Why? Because section 162 का compliance हो गया था। अगर section 162 का compliance नहीं होता then in that case it would have not been valid। So let's see what options they have given। The appointment जो है by single resolution valid है, not valid, okay, इसमें भी not valid लिखा है। तो जो भी आपके not valid वाले options होंगे ना वो तो automatically ही एलिमिनेट हो जाएंगे। तो तीन ऑप्शंस तो आपके ऑटोमेटिकली ही क्या हो गए? एलिमिनेट हो गए। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। देखो एलिमिनेशन से करा तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो एलिमिनेशन यूज़ करो, फटाफट से आंसर निकालो। सीधा नॉट वैलिड वाले ऑप्शंस खत्म हो गए। तो करेक्ट आंसर आपका यही है। The appointment of Anil, Badal, Chanchal, Damodar by single resolution is valid because beforehand a motion authorizing their appointment by a single resolution was passed in the meeting and not a single vote was cast in favor against such motion। तो इसका मतलब है unanimous resolution was passed, right? So the first question का correct answer है option number A। Let's move on to the next question, question number 2। In the given case scenario, according to the articles, all the directors are rotational directors। Had this not been the case, how many directors were required to retire at AGM, which was held on 20th August 2019। So if you know rotation के provisions section 152 के अंदर mentioned है, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि अगर आर्टिकल्स में लिखा है कि सारे के सारे लाइबल टू रिटायर बाय रोटेशन है तो फिर आपको रोटेशनल डायरेक्टर्स की कंप्यूटेशन करने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन डायरेक्टली कैलकुलेट कि कितने रिटायर होंगे बाय रोटेशन। बट यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर मान लो आर्टिकल्स में ऐसा ना लिखा होता तो फिर आप क्या करते? तो आपको याद होगा प्रोविजंस के हिसाब से सबसे पहले आप क्या करोगे? 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स निकालोगे और फिर जो आएगा उसका 1/3 निकालोगे। तो जो 1/3 होंगे वो आपके हो जाएंगे डायरेक्टर्स टू रिटायर बाय रोटेशन। सो यहाँ पर अगर हम टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स देखें, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स के केस में भी यू हैव टू एक्सक्लूड द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एंड द नॉमिनी डायरेक्टर्स, राइट। सो इधर अगर मैं 2/3 निकालूँ तो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स मेरे कितने हैं? 14। क्यों? क्योंकि 14 + 4 थे। 4 तो मेरे इंडिपेंडेंट है, उनको मुझे कंसिडर नहीं करना। तो मेरे लिए सिर्फ 2/3 निकलेगा 14 का। और इसको अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो कुछ ना कुछ फ्रैक्शन आएगा। सेक्शन के अंदर लिखा हुआ है कि अगर कोई भी फ्रैक्शन आएगा तो उस केस में यू विल राउंड इट ऑफ एज 1। तो यहाँ पर मेरा आता है 9.33 आ रहा है। तो इस केस में जब मैं इसको राउंड ऑफ करूँगी 1 से तो इसका मतलब हो गया 10 मेरे कितने हो जाएंगे? मेरे वो डायरेक्टर्स होंगे विच आर लाइबल टू रोटेट, बेसिकली रोटेशनल डायरेक्टर्स आ जाएंगे। नाउ इन रोटेशनल डायरेक्टर्स को मैं 1/3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे पता चल जाएगा कि इतने एक्चुअली मेरे रिटायर होने वाले हैं बाय रोटेशन। तो ये आ गया 3.33। अब इसमें लिखा हुआ है कि जो ये 3.33 आया ना, इसमें जो फ्रैक्शन आया है इसको आप नियरेस्ट टू 1/3 में कंसिडर करो। तो अगर मैं नियरेस्ट टू 1/3 कंसिडर करूँ तो ये 3 आ रहा है। तो इस केस में मेरे कितने डायरेक्टर्स होंगे हु विल रिटायर बाय रोटेशन? 3 डायरेक्टर्स हो जाएंगे। सो एक्चुअली कितने हो रहे हैं? 3। सो द करेक्ट आंसर इन दिस केस वुड बी 3 डायरेक्टर्स। ठीक है, क्योंकि इन्होंने बोला था कि ये मान लो कि आर्टिकल्स में नहीं लिखा ऑल आर लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन, बेसिकली ऑल आर नॉट रोटेशनल, तो इसीलिए मैंने ये सारी कैलकुलेशन करी। अगर मैं ये वाली चीज़ फॉलो करती ना तो उस केस में मुझे ये 2/3 कंप्यूट नहीं करना पड़ता। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऑटोमेटिकली मुझे खुद ही से दे दिया कि ये मेरे रोटेशनल डायरेक्टर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा 3 डायरेक्टर्स। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In the given case scenario, if it is presumed that as on 31st March 2020 the turnover of the company is 87 crores, जो कि इन्होंने कितनी दी हुई थी? more than 100 crores दे रखी थी। फिर रिमेंबर 31st March 2020 का बोल रहे हैं ना, तो more than 100 crores थी। तो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा मान लो कि टर्नओवर अभी भी 87 crores थी। ठीक है, एंड द पेड अप शेयर कैपिटल इज
12 करोड़. नाउ दे हैव इंक्रीज्ड, वहाँ पर पेड अप शेयर कैपिटल शायद 8 करोड़ दे रखी थी अप्रॉक्सीमेटली. नाउ दे आर सेइंग नो नो दैट इज नॉट 8, दैट इज 12. टर्नओवर आप लेस देन 100 करोड़ मान लो, बट अपनी जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो मोर देन 10 करोड़ मान लो. Would the company be still mandatorily required to appoint 2 independent directors? तो yes, the company would be required. Why? Because उसमें लिखा था paid up share capital, turnover या फिर borrowing, इनमें से कोई भी limit exceed कर जाएगी. In case of an unlisted public company, in that case they will have to appoint 2 independent directors. तो यहाँ पर अगर ऐसा हो जाता तो क्या रिक्वायरमेंट है? Yes, there is a requirement. तो जो यहाँ पर लिखा है ना no need to appoint, उसको तो काट दो. Instead of appointing 2 independent directors, the company is required to appoint only 1. तो ये भी चीज़ गलत है. The company is required to appoint minimum 2 independent directors since the paid up share capital is 12 crores. बिल्कुल ठीक बोल रहा है, क्योंकि यही तो बात है, 10 करोड़ से ऊपर है. नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? The company is required to appoint only 1 independent director since the paid up share capital is below 15. तो ऐसी तो कोई प्रोविजन है ही नहीं. So that is why this option is also incorrect. So the correct option in this case would be C. Right? Let's move on to the next question. Question number 4. According to case scenario, the company altered its articles of association so as to increase the total strength of directors up to 20 from present 15 directors. Which of the following option is applicable in such a case of alteration? तो उन्होंने क्या किया? 15 से 20 किया. तो वो पूछ रहे हैं कि ये उन ऑप्शंस में से बताओ कि सही ऑप्शन क्या है. तो जब भी आपको आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का अमेंड करना होता है तो यू हैव टू पास दी स्पेशल रेजोल्यूशन. Let's see what options they have given. The articles will be altered by passing the ordinary resolution. No. The articles were altered by passing an ordinary resolution followed by an approval sought from the jurisdictional ROC. नहीं, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है. The articles were altered by passing a board resolution with more than 75% of majority. No, this is not the requirement. The articles were altered by passing a special resolution. So the correct answer in this case is D. Right? Let's move on to the last question for this case study. As on 12th of August 2020, when the AGM of LTSL was held, the total strength of directors reached to 18 due to appointment of 4 independent directors. हमने भी यही कहा था 14 plus 4. Now, well, all the directors are रोटेशनल, हाउ मेनी डायरेक्टर्स वुड हैव गॉट रिटायर्ड एट दिस AGM. तो वही क्वेश्चन आ गया. इधर आपको कह रहे हैं कि जैसे आर्टिकल्स में लिखा था ना कि सारे के सारे डायरेक्टर्स आपके रोटेशनल हैं, तो इस केस में बताओ कि कितने डायरेक्टर्स आपके माने जाएंगे रोटेशनल. तो यहाँ पर आप देखो 14 प्लस 4 आपके डायरेक्टर्स हैं, बट आपको सेक्शन 152 क्या कहता है कि ये 4 को आप एक्सक्लूड कर दो, ये आप काउंट नहीं करोगे इन द टोटल स्ट्रेंथ. अब आप क्या करोगे? 14 आपके क्या है? रोटेशनल डायरेक्टर्स हैं. ये आपको बताया हुआ है, ये रोटेशनल डायरेक्टर्स है. इसका मतलब कि आपको 2/3 करने की अब रिक्वायरमेंट नहीं है. इसका मतलब हो गया आप डायरेक्टली क्या करोगे? इसका 1/3 कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा. अब इसका 1/3 अगर मैं कैलकुलेट करूंगी तो आंसर आ रहा है 4.66. अब इसका जो फ्रैक्शन होता है इसको आपको 1 नहीं मानना होता है, इसको नियरेस्ट 1/3 मानना होता है. अब इस केस में नियरेस्ट 1/3 मेरा हो जाएगा 5. सो दैट इज बाय 5 आर द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हु आर liable to retire by rotation in this case, or who are going to actually retire by rotation in this case. So the correct answer in this case is going to be 5. I hope you are clear with the provisions of section 152 and all. In case you are not, I have uploaded the whole directors module, although it was for the May 2020 attempt, but there is no amendment in this particular section, so you can refer to that video also in case you are not clear with the concepts. Otherwise there is no difficulty, I feel. But clear provisions hai, but if you don't have the conceptual clarity of these sections, then I would suggest then please clear these concepts. Okay, सो आई हैव ट्राइड कि मैं सारी चीज़ें सारे सेक्शंस को यहाँ पर भी कवर कर पाऊँ, बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो या तो आप वीडियो को वापस से रिवाइंड करके देख लो, नहीं तो आप पर्टिकुलर सेक्शन की वीडियो चेक कर लो जिससे कि आपको डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग हो जाए. मैं आई बटन में कोशिश करूँगी मैं उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूँ, नहीं तो आपको प्लेलिस्ट के अंदर भी मिल जाएंगे बहुत ईजिली, सारी चीज़ें सॉर्टेड हैं उसके अंदर. तो जैसे भी होगा अगर मेरे को याद रहा तो मैं पक्का लिंक कर दूंगी, बट इन केस आई फॉरगेट, डोंट फॉरगेट टू चेक आउट. आई विल मेंशन कि आपको कहाँ मिल जाएगा. इट इज़ प्रेजेंट इन दी प्लेलिस्ट ऑफ चैप्टर मेंशनड होगा उसमें, तो वहाँ पर आप उधर चेक कर सकते हैं. राइट, सो या लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट केस सिनेरियो नंबर 6. राइट, I hope you have understood and you have marked all the questions that you attempted incorrectly. Okay, let's move on to the next case scenario number 6. Messrs Sheetal Chemicals Limited. So okay, this is also a public company question, but they have mentioned listed company. तो listed public company का question है ये, ठीक है. Now it is a listed public company. Which one? Sheetal Chemicals Limited, dealing in petrochemicals which are used in numerous household products like wax, detergents, dyes, carpeting,
safety glasses, etc. As per the latest audited balance sheet as at 31st March 2020, the paid up share capital stood at 40 crores against its authorized capital 50 crores. The turnover for financial year 1920 was to the tune of 300 crores. Now the company has 13 directors on its board, namely A1, B2, C3, D4, E5, F6, G7 and so on, of which A1, B2, C3, D4 and E5 are independent directors. So basically if I see how many directors are there, first of all let's write it down. लिखने से ना काफ़ी easy हो जाती है अंडरस्टैंडिंग. तो यहाँ पर देखें तो टोटल 13 डायरेक्टर्स थे. यहाँ पर 13 डायरेक्टर्स थे. 13 में से दे आर सेइंग कि आपके जो 5 डायरेक्टर्स हैं वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं एंड द रेस्ट ऑफ देम 8 डायरेक्टर्स आर अदर्स. ओके, नाउ द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी रेस्ट्रिक्ट द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू 15. तो यहाँ पर अभी तो 13 ही हुए हैं, तो 2 का स्कोप अभी भी हमारे पास है. ऑल्सो एज पर सेक्शन 149 हमारे पास 15 की ही लिमिट होती है, लेकिन अगर आपको 15 से ज़्यादा करने हैं तो देयर इज अ प्रोविजन, आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके कर सकते हो. राइट, लेट्स मूव फर्दर. SCL remains ever conscious to corporate governance and ensures that compliance to legal provisions in both letter and spirit are there. But basically क्योंकि ये listed कंपनी है तो listed कंपनी है तो इसके ऊपर आपके सेबी के प्रोविजंस भी लग रहे होंगे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाले सारे प्रोविजंस लग रहे होंगे. ठीक है, तो उनका भी ये कंप्लायंस करना है, क्या मेक श्योर करते हैं. नाउ L12 इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, वेयर एज M13 इज द ओनली विमेन डायरेक्टर ऑफ द कंपनी. तो विमेन डायरेक्टर के प्रोविजंस भी आपको सेक्शन 149 के अंदर दिए हुए हैं, जिसमें बोला हुआ है कि कोई भी लिस्टेड कंपनी है या फिर कोई भी अदर अनलिस्टेड कंपनी है, लेकिन उसके अंदर उसकी जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो मोर देन 100 करोड़ है या फिर मोर देन इक्वल टू 100 करोड़ है या फिर टर्नओवर मोर देन इक्वल टू 300 करोड़ है, तो विमेन डायरेक्टर अपॉइंट करनी पड़ती है. एंड देयर इज अ रिक्वायरमेंट कि एटलीस्ट 1 चाहिए, सिर्फ 1 है तो भी काम चलेगा. तो ये तो लिस्टेड कंपनी है, इसके ऊपर तो विमेन डायरेक्टर के कॉन्सेप्ट्स एप्लीकेबल हैं ही ऑफ कोर्स. सो दैट इज वेयर दे हैव employed or appointed 1 women director, which is in line with the provisions. Now the company has constituted requisite committees as per the requirements of law. The audit committee consists of 8 directors as the members. So audit committee के अंदर total 8 directors members हैं. ठीक है, ऑडिट कमेटी के प्रोविजंस की बात करें तो ऑडिट कमेटी के प्रोविजन सेक्शन नंबर 177 के अंदर दिए हुए हैं, जिसमें बोला हुआ है कि मिनिमम 3 मेंबर्स होने चाहिए इन दी ऑडिट कमेटी एंड दी ऑडिट कमेटी शुड ऑलवेज हैव अ मेजॉरिटी ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स. सो यहाँ अगर हम देखें तो उन्होंने हमारे जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स थे वो कौन थे, A1, B2, C3, D4, E5. तो टोटल 8 में से 5 जो हैं वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, सारे के सारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आपके ऑडिट कमेटी के मेंबर्स हैं, विच मीन्स दैट देयर इज अ मेजॉरिटी of independent directors in the audit committee, which is totally in line with section number 177. ठीक है, let's move further. Earlier for the financial year ending 31st March 19, the company successfully convened and held the annual general meeting on 25th of September 2019 at its registered office at Pune. On the fateful day of AGM, while returning to Mumbai from Pune by road after her reappointment at AGM, a fatal accident claimed the life of M13. ओके, M13 कौन थी? M13 आपकी थी विमेन डायरेक्टर. विमेन डायरेक्टर की डेथ हो जाती है ऑन द डेट ऑफ एजीएम, जिस दिन उसका रीअपॉइंटमेंट भी हुआ था. तो यहाँ पर क्या हो रही है, वैकेंसी अराइज हो रही है इन द ऑफिस ऑफ विमेन डायरेक्टर. एंड सिंस कंपनी के अंदर एक ही विमेन डायरेक्टर थी और कंपनी को एज पर सेक्शन 149 विमेन डायरेक्टर को एटलीस्ट 1 विमेन डायरेक्टर को अपॉइंट करने की रिक्वायरमेंट भी बनती है, तो इस केस में क्या वो वेकेंट छोड़ सकते हैं विमेन डायरेक्टर की प्लेस को? नो. सो देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑन दी कंपनी कि उनको इमीडिएटली एक विमेन डायरेक्टर को अपॉइंट करना पड़ेगा. अब आपने सेक्शन 149 में पढ़ा होगा, जब भी कोई इंटरमिटेंट वैकेंसी हो जाती है इन द ऑफिस ऑफ विमेन डायरेक्टर, सो दैट कैन बी फिल्ड अप विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ वैकेंसी और द इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग. जो भी आपकी लेटर हो रही होती है एटलीस्ट तब तक आपको क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम, नॉट एटलीस्ट, मैक्सिमम तब तक आपको जो है वो वैकेंसी को फुलफिल करना पड़ेगा. ठीक है, नाउ लेट्स सी. तो यहाँ पर क्या हुआ, मैं बीच में प्रोविजंस पढ़ने लग गई, सॉरी, क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं. सो देयर वाज अ फैटल एक्सीडेंट क्लेम्ड द लाइफ ऑफ M13, thus snatching an efficient and trustworthy director from the hands of the company. Later on, the board meeting was held on 9th of January 2020. So यहाँ पर अगर हम देखें तो उसकी जो डेथ हुई थी वो 25th of September को हुई थी. तो 25th of September से 3 months अगर हम काउंट करें तो सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो या तो दिसंबर के अंदर
या फिर इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग हो रही है जनवरी के अंदर, तो या फिर जनवरी विच एवर इज लेटर, तो जनवरी के अंदर तो आपको क्या करना पड़ेगा, वैकेंसी को फुलफिल करना ही पड़ेगा, फिल करना ही पड़ेगा। सो 9 जनवरी 2020 तक वैकेंसी फिल हो जानी चाहिए। एंड N14 अ फाइनेंस प्रोफेशनल, यहाँ पर बोल रहे हैं बोर्ड मीटिंग हुई और N14 एक फाइनेंस प्रोफेशनल है और डॉटर है ऑफ द डिसीज्ड वुमेन, मतलब M13 की डॉटर एक फाइनेंस प्रोफेशनल है, उसको अपॉइंट कर दिया गया एज अ डायरेक्टर टू फिल द वैकेंसी ऑफ वुमेन डायरेक्टर, to fill the vacancy of the women director so created due to death of M13. It may be noted that before 9th of January 2020 the board meeting was held on 15th of September, मतलब जिस दिन वैकेंसी अराइज हुई थी, दैट इज वैकेंसी अराइज हुई थी आपकी 25th ऑफ सितंबर को। 25th ऑफ सितंबर के बाद एक्चुअली देखा जाए तो सिर्फ इसी दिन बोर्ड मीटिंग हुई है, क्योंकि इससे पहले जो बोर्ड मीटिंग हुई थी वो 15th ऑफ सितंबर को हुई थी और तब तक तो वैकेंसी अराइज हुई नहीं थी। तो इसका मतलब क्लियर है कि जो इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग की डेट है वो आपकी 9th ऑफ जनवरी ही है। तो विच इम्प्लाइज कि 9th ऑफ जनवरी तक ही वैकेंसी फुलफिल हो जानी चाहिए थी, फिल हो जानी चाहिए थी, और 9th ऑफ जनवरी को ही वो फिल हो चुकी है। तो सेक्शन 149 का कंप्लायंस बिल्कुल अच्छे से कर दिया गया है, देयर इज नो इशू। ठीक है, let's move further. SCL is a growing company which wants to diversify its business into sphere of agrochemicals also, and therefore desires to bring on its board O15 who is a chemical engineer with hands-on experience of about 20 years post his qualification. So the company is thinking of appointing one more director who is O15. Now besides production, he is well versed in marketing of agrochemicals both in India and abroad. It is hoped that he shall prove to be the valuable asset of the company. Accordingly, a board meeting was held on 6th of March 2020 to appoint O15 as the director, additional director. तो additional director के प्रोविजंस आपको पता होगा सेक्शन नंबर 161 सबसेक्शन 1 के अंदर दे रखे हैं। Now, as the total strength of directors was well within the limit prescribed by the articles, there was no need to alter the articles. बात भी सही है, आपकी कंपनी के अंदर टोटल 14 कितने डायरेक्टर्स थे? आपकी कंपनी के अंदर 13 डायरेक्टर्स थे, 13 डायरेक्टर्स थे और 13 में से एक की डेथ हो गई। 13 डायरेक्टर्स थे, 13 में से एक की डेथ हो गई, लेकिन उसकी रिप्लेसमेंट में आपने उसकी डॉटर को रख लिया। तो टोटल अभी भी आपके पास 13 डायरेक्टर्स हैं। 13 के साथ साथ आप एक और को लेके आ रहे हो विच इज मिस्टर ओ। तो अभी भी कितने डायरेक्टर्स हो रहे हैं बोर्ड में? 14 ही हो रहे हैं, तो कोई इशू वाली बात नहीं है। Let's move on to the questions now. First question is, after the appointment of O15 as the additional director on 6th of March 2020, another board meeting of SCL was held on 17th of July 2020. तो 6 मार्च के बाद सीधा जो मीटिंग हो रही है वो 17 जुलाई को हो रही है थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। From the given options, choose the correct one which indicates the quorum for the current board meeting. So now in the board there are 14 directors. 14 का quorum निकालेंगे तो 1/3 of the total strength, 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ हमें चेक करनी पड़ेगी फॉर कैलकुलेटिंग दी कोरम। ठीक है, कोरम सेक्शन कौन सा होता है? कोरम का सेक्शन होता है सेक्शन नंबर 174, जो कहता है कि 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, जिसका मतलब है 5, जिसको कंपेयर करोगे आप विद 2, विच एवर इज हायर विल बी फॉर्म द कोरम ऑफ द मीटिंग। तो यहाँ पर हायर कितना हो रहा है? 5। सो 5 इज द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स विच इज रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट, जिससे कि आपकी मीटिंग का कोरम हो जाए। सो द करेक्ट आंसर इन दिस केस इज गोइंग टू बी बी। I hope you are well versed with the provisions of director module. In case you are not, I would recommend पहले प्लीज कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, अदरवाइज एमसीक्यूज डिफिकल्ट लगेंगे। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो एमसीक्यूज इजी बन जाएंगे ऑटोमेटिकली। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. For the purpose of meeting of the audit committee of SCL, how many members should be present at such meeting in order to constitute the quorum? तो ऑडिट कमेटी की मीटिंग्स के कोरम की बात करें तो ये आपका LODR रेगुलेशंस के अंदर मेंशन्ड है कि ऑडिट कमेटी की मीटिंग का कोरम कब होता है? जब 2 या फिर 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, 1/3 of the total strength, whichever is higher is present at the meeting. Also there is one condition कि इस quorum के अंदर at least 2 independent directors should be present. At least 2 independent directors should be present. तो यहाँ पर अगर मैं 1/3 कैलकुलेट करूँ तो टोटल मेरे पास 8 members थे in the audit committee. If you want to check, हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं, हमने साइड में लिखा भी था. There are total 8 members in the audit committee, out of which 5 are the independent directors. तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 1/3 of 8 मेरा कितना हो जाएगा? 1/3 of 8 हो जाएगा, सम परसेंटेज फिगर्स आएंगी, लेकिन उस सेक्शन के अंदर मेंशन्ड है या रेगुलेशंस के अंदर मेंशन्ड है कि अगर कोई भी आपकी वो आती हैं
डेसिमल्स आते हैं तो यू विल राउंड इट ऑफ एज 1. तो इसके अंदर हम राउंड ऑफ करेंगे तो इट इज गोइंग टू बी 3. 3 को कंपेयर करोगे आप 2 के साथ तो आपका कोरम क्या हो रहा है 3. अब 3 के अंदर भी यू हैव टू मेक श्योर कि एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स शुड बी देयर. ठीक है, तो यहाँ पर लेट्स सी विच ऑप्शन इज करेक्ट. तो ऑल द 7 मेंबर्स शुड बी प्रेजेंट टू फॉर्म द कोरम. नो. रिक्वायरमेंट कितनी है 3. सो ओनली 5, ओनली 3, ओनली 2. तो यहाँ पर आपके ये सारे ऑप्शंस ऑटोमेटिकली ही कट हो गए. वाई? बिकॉज आपको एटलीस्ट 3 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट है टू फॉर्म दी कोरम. तो यहाँ पे 3 हो रहे हैं एंड 3 के साथ देयर इज अ रिक्वायरमेंट कि 2 शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स. सो द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस इज गोइंग टू बी सी. आई होप यू आर क्लियर विद दिस. Let's move on to the next question. From the case scenario, it is observed that after the death of Miss M13, her daughter N14 was appointed at the board meeting held on 9th of January 2020 to fill the vacancy of women director. Is the appointment of N14 on this is justified? Yes, it is justified. Why? Because it was done well within time. तो no वाले options तो आपके वैसे भी cut हो गए. Also she was professional. उसके पास knowledge थी, सिर्फ दया खा के उसको नहीं रखा गया था. She was also a professional. तो यहाँ पर no वाले options आपके automatically cut हो गए. तो correct answer आपका क्या? Yes, because it was made at the board meeting held on this, which was justified. Why? Because it was in compliance with the provisions of section 149. Let's move on to the next question. In the above case scenario, L12 is the managing director of SCL. If it is assumed that there is no managing or whole-time director, then in such a situation, how much remuneration the company can pay to all the directors for the financial year 1920? If you know कि अगर कोई भी managing director या फिर whole-time director नहीं होता इन द बोर्ड, तो उस केस में जो ओवरऑल रेम्यूनरेशन आप पे कर सकते हो टू ऑल द डायरेक्टर्स, मतलब ऑल द डायरेक्टर्स में आपके क्योंकि मैनेजरियल डायरेक्टर्स नहीं है, मैनेजरियल पर्सन्स नहीं है, तो डेफिनेटली आपको कितना अलाउड होता है? 3% होता है अलाउड. एज पर विच सेक्शन? एज पर सेक्शन नंबर 197. सो अगर कोई भी एमडी नहीं होता, कोई भी WTD नहीं होता, तो 3% ऑफ द नेट प्रॉफिट्स आर अवेलेबल फॉर द फाइनेंशियल. अगर अवेलेबल होता तो 1% होता था. ये आपकी ओवरऑल लिमिट होती है और ये आपकी तब होती है जब कोई एक ही एमडी या फिर WTD प्रेजेंट होता है बोर्ड में, तो 5% उनको मिल जाता है. राइट, सो जस्ट रिवाइजिंग द प्रोविजंस. बट यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी. ठीक है, let's move on to the next question. In the given case scenario, the audit committee formed by SCL contains 7 members. No, it was not 7, it was 8. This seems to be an error over here. There were 8 members in the audit committee. If there are only 6 members in the audit committee, okay, so this is irrelevant. Why? Because they are telling us to assume something. ऐसा मान लो कि वहाँ पर जो audit committee थी उसके अंदर there was only 6 members. ठीक है, now out of these 6, minimum how many should be independent directors? So if you know the independent director provisions as per section 149, it is clearly mentioned. No, ये वाला ऑडिट कमेटी का है तो यू हैव टू सी दी ऑडिट कमेटी का सेक्शन नंबर 177. तो इसके अंदर क्लियरली मेंशन्ड है कि जो आपके मेंबर्स होते हैं ऑफ द ऑडिट कमेटी, उसमें जो आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं दे शुड ऑलवेज फॉर्म द मेजॉरिटी. तो मेजॉरिटी के लिए देखें तो 50% कितना होता है? 50% होगा 3, तो 3 से ज़्यादा होने चाहिए तभी वो मेजॉरिटी फॉर्म करेंगे. सो डेफिनेटली द करेक्ट आंसर शुड बी 4 in this case. Right? So yeah, that's all for this video guys. Thank you so much for watching. I hope you enjoyed solving both the case scenarios with me. In case you did, don't forget to give a big thumbs up to this video. This really adds a lot of value to my life because it motivates me to work more hard. Also, if you like the content on this channel, please subscribe to it and please share the videos with your friends so that they can also take advantage of the videos that I'm preparing. So yeah, thanks for watching the video. I'll see you in the next video. Till then, stay safe, stay healthy, and bye bye.